दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम फ्रिक्शन चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन से जो प्रायर टॉपिक है, इससे पहले का जो टॉपिक है वो कवर कर लिया था। ये हमारा पार्ट 2 है इस फ्रिक्शन चैप्टर का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं स्टडी किया है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लें। ये वीडियो दोस्तों स्पेशली क्लास 8 के डीएवी स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, किन किन चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो फ्रिक्शन को बढ़ाती हैं या फिर घटाती हैं। तो दोस्तों इसका ये जवाब है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सरफेसेस की रफनेस जितनी ज़्यादा होगी फ्रिक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस, इसको हम वेट भी बोल सकते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस जितना ज़्यादा होगा हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे इस एक्टिविटी के ज़रिए इसने समझाया है हमें। इस एक्टिविटी में इसने क्या किया है, पहले तो हमें एक वुडन ब्लॉक को, एक लकड़ी के टुकड़े को, एक वुडन ब्लॉक को स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से ऐसे पकड़ के, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, ऐसे इसको खींचना है। तो जितना वैल्यू आएगा इस स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर वही हमारा क्या होगा, फोर्स होगा। अगली बार हमें क्या करना है, इस वुडन ब्लॉक के ऊपर, इस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर कुछ रख देना है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप इसके ऊपर रख दें जिसका थोड़ा वेट हो। तो दोबारा जब हम इसको खींचेंगे तो अब की बार हमें पहली बारी के मुकाबले ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि जितना ज़्यादा फोर्स होगा ऑब्जेक्ट का सरफेस के साथ, हमारा फ्रिक्शन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा जब अकेला खींचा जा रहा था तब ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग रहा था, जबकि जब हमने इसके ऊपर और ज़्यादा वेट रख दिया, इसका हमने फोर्स बढ़ा दिया, तो इसको खींचने के लिए हमें और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो दो फैक्टर्स के ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करता है दोस्तों। एक तो नेचर ऑफ द सर्फेसेस, सरफेस जितनी ज़्यादा रफ होगी उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस जितना ज़्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। अगले टॉपिक में दोस्तों हमें टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ना है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए दोस्तों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करती है, मोशन करती है, तो जो फोर्स उसको रोकने की कोशिश करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन के दो टाइप्स, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहाँ दिए गए हैं। आगे रोलिंग फ्रिक्शन का एक और टाइप होता है, उसको हम चैप्टर के लेटर पार्ट में जो है डिस्कस करेंगे आगे जाके। देखिए अब इसने यहाँ पे क्या कहा है कि सबसे पहले इस तरह की एक सिंपल सी एक्टिविटी मैं आपको बताता हूँ। आपने एक बड़ा सा कोई बॉक्स लिया जो काफ़ी हैवी है, आप उसको खींच तो सकते हैं लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा उस पर अपना फोर्स लगाना पड़ेगा तब आप उसको खींच सकेंगे। देखिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तब काम करता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लकड़ी का बहुत बड़ा बॉक्स ले रखा है, संदूक लगा लीजिए, घरों में संदूक मिल जाते हैं अक्सर। आप उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं और आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, वो नहीं खींच रहा। आपने थोड़ा और ज़्यादा फोर्स लगाया, वो नहीं खींच रहा। आपने और ज़्यादा फोर्स लगाया, वो नहीं खींच रहा है अभी भी। तो इस वक्त जो फ्रिक्शन दोस्तों काम कर रहा है, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब तक जो फ्रिक्शन काम कर रहा है दोस्तों, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है दोस्तों। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों कहा गया है, इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर मैं हमारा फोर्स बढ़ाता रहूँगा, अगर मैं अपना फोर्स बढ़ाता रहूँगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बढ़ाता रहेगा। इसलिए इसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहा गया है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहा गया है। लेकिन जब इसकी लास्ट वैल्यू आ जाती है, उससे आगे अपने आप को बढ़ा नहीं पा रहा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते 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 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं, तब हम उसको कहते हैं कि ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बन गया है। अब इसकी वैल्यू इसके बियॉन्ड, इसके आगे नहीं बढ़ सकती है, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब हम
कवर कर लेंगे, जब हम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा, और इस वक्त जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से बोलेंगे। तो दोस्तों क्या होगा, शुरू में मैंने एक ऑब्जेक्ट को खींचने की कोशिश की, थोड़ा सा खींचा तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, मैं नहीं खींच पा रहा। मैंने थोड़ा सा और फोर्स लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को थोड़ा सा और बढ़ा लेता है, मैं नहीं खींच पा रहा। अब की बार मैंने अपना पूरा जोर लगाया जब, तो मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को क्रॉस कर दिया। स्टैटिक फ्रिक्शन अब इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता अपने आप को, और ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू कर दिया। अब चलते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है दोस्तों, उसको कहा जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन मूविंग सर्फेसेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ काइनेटिक फ्रिक्शन। इस एक्टिविटी में भी दोस्तों आपको यही समझाया गया, इसी तरह की चीज़ समझाई गई है। आगे आता है दोस्तों, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की दोनों की हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ ली है। हाँ दोस्तों, मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। आप इस बात का थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कुछ लोग मिलके एक गाड़ी को धक्का दे रही हैं, तो उस गाड़ी को चलाना शुरू करना, पुश करके चलाना शुरू करना ज़्यादा मुश्किल होता है। एक बार जब वो चलना शुरू कर देती है गाड़ी, धकेलना शुरू हो जाती है गाड़ी, तो उसको मोशन में बनाए रखना आसान होता है। तो दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट को चलना शुरू करवाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जबकि चलते हुए ऑब्जेक्ट को चलाए रखने के लिए हमें कंपैरेटिवली कम फोर्स लगाना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अक्सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन, अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आता है कि why is the value of static friction more than the value of sliding friction। तो इसका आंसर ये आएगा दोस्तों, एक बार जब मोशन शुरू हो जाता है तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं उनको पूरा टाइम नहीं मिल पाता अगर सरफेसेस चल रही हैं। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, मान लीजिए एक सरफेस ये है, दूसरी सरफेस ये है। अगर ये सरफेस आपस में ऐसे चल रही हैं तो इन दोनों सरफेसेस के ऊपर जो गड्ढे हैं उनको प्रॉपरली इंटरलॉक होने का टाइम नहीं मिलेगा और फ्रिक्शन कम लगेगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं तो जो गड्ढे इन दोनों सरफेसेस के ऊपर हैं, जो इरेगुलरिटीज इन दोनों सरफेसेस के ऊपर हैं, वो बहुत प्रॉपरली एक दूसरे के साथ प्रॉपरली इंटरलॉक्ड होंगी, और उस इंटरलॉकिंग को हटाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाना चलते हुए ऑब्जेक्ट को चलाए रखने के बजाय मुश्किल होता है। तो यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है कि जो इंटरलॉकिंग्स होती हैं, जो इरेगुलरिटीज होती हैं, वो प्रॉपरली लॉक्ड होती हैं जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उनको प्रॉपरली लॉक होने का टाइम नहीं मिलता। इसीलिए दोस्तों, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा वैल्यू का होता है हमेशा। अब तीसरा फ्रिक्शन आता है दोस्तों, जो इन दोनों से कम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन से भी कम होती है उसकी वैल्यू, और उसकी वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होती है। देखिए, वो है हमारा तीसरा टाइप, जैसे कि रोलिंग फ्रिक्शन। अब आपने एक चीज़ अक्सर, ये जो पिक्चर दिखा रखी है, ये अक्सर हम देखते हैं, किसी बैग को घसीटना आसान होता है, या फिर उस बैग के नीचे लगे हुए अगर पहिए हों तो उसको चलाना आसान होता है। शायद आप लोग बड़े आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि उस कैरी बैग को चलाना आसान होता है, उस सूटकेस को चलाना आसान होता है जिसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप बिना व्हील्स वाले बैग को घसीट रहे हैं तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कमिंग इनटू प्ले, और अगर उसके नीचे पहिए लगे हुए हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन विल कम इनटू प्ले। तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो काफ़ी कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले। इसीलिए दोस्तों, हमारे जो व्हीकल्स के या मशीन्स के पार्ट्स होते हैं उसमें बॉल बियरिंग्स यूज़ किए जाते हैं। बॉल बियरिंग्स यूज़ किए जाते हैं क्योंकि बॉल बियरिंग्स क्या करते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर देते हैं, जिससे कि हमारा फ्रिक्शन कम हो जाता है सरफेसेस के बीच में, और सरफेसेस बड़ी आसानी से मूव कर पाती हैं दोस्तों। अब रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं, जो पहिया है, मान लीजिए ये पहिया है, इसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है सरफेस के साथ वो बहुत थोड़ा होता है। ये देखिए, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट बहुत छोटा है, इसीलिए फ्रिक्शन भी कम लगेगा। अगर मैं इस तरह की किसी चीज़ के टायर बना दूं, अगर मैं किसी चीज़ के टायर ऐसे बना दूं तो कॉन्टैक्ट पॉइंट बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट कम होने की वजह से, कॉन्टैक्ट एरिया कम होने की वजह से फ्रिक्शन कम लगेगा। ये है आपका दोस्तों
तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोल करना उस ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने के मुकाबले काफ़ी आसान होता है। हम अक्सर देखते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे कि छोटे छोटे बच्चे भी भारी भारी सूटकेसेस को बड़े आसानी से खींच के ले जाते हैं अगर उनके नीचे व्हील्स लगे होते हैं तो। वही रीज़न है कि ये रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, इसीलिए बच्चे उसको आसानी से खींच पाते हैं। अब आगे इसने क्या बताया है कि बहुत सारी जगहों पे लेबरर्स जो होते हैं, मजदूर जो होते हैं, वो बड़ी बड़ी मशीनरी को मूव करवाने के लिए क्या करते हैं, लकड़ी के गोल टुकड़े रख देते हैं मशीनों के नीचे। लकड़ी के गोल टुकड़े रख देते हैं मशीनों के नीचे। इससे क्या होता है, मशीन को घसीटना मुश्किल हो जाता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करेगा अगर हम मशीन को घसीटेंगे तो। और अगर हम उसके नीचे वुडन लॉग्स लगा देंगे, लकड़ी के गट्ठे लगा देंगे, लकड़ी के गोल टुकड़े लगा देंगे, तो रोलिंग फ्रिक्शन काम में आएगा और उस भारी मशीनरी को चलाना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन यहाँ दोस्तों बताई गई है कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो तब लगता है जब एक बॉडी दूसरी के ऊपर रोल कर रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। यहाँ दोस्तों दिखाया गया है स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे कम और रोलिंग फ्रिक्शन तीनों में सबसे कम होता है। आगे की टॉपिक में दोस्तों इसने हमें बताया है कि व्हील एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन है, यानी एक बहुत बड़ी खोज थी मानव इतिहास में। हम लोग आज जो इतना ज़्यादा खुद को डेवलप्ड मान रहे हैं उसमें व्हील का यानी पहिए का एक बहुत बड़ा रोल है। व्हील मैनकाइंड को आगे बढ़ने की बहुत बड़ी जो है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। देखिए किसी भी कार्ट के ऊपर, कार्ट यानी कोई भी ऐसी गाड़ी जिसको बैल या घोड़ा या कोई जानवर खींचता हो, उसके ऊपर रखे गए हैवी लोड को खींचना काफ़ी आसान हो जाता है अगर हमने उसके नीचे व्हील्स लगा रखे हैं। तो हाथ गाड़ी को खींचना काफ़ी आसान हो जाता है अगर उसके नीचे पहिए लगे होते हैं तो। इससे हमारा एफर्ट भी कम हो जाता है, हमारी एनर्जी भी कम लगती है और हम वज़न भी ज़्यादा लेके जा सकते हैं दोस्तों। शायद आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो हाथ से चलने वाली हाथ गाड़ी होती है जिसको मजदूर खींचते थे, आजकल तो वो गाड़ियाँ देखने को नहीं मिलती हैं। हाथ गाड़ी में ज़्यादा सामान लेके जा सकता है एक बंदा, जबकि अपने सिर पे उठा के या घसीट के काफ़ी कम सामान लेके जा पाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फ्रिक्शन और नेसेसरी एविल इस टॉपिक से शुरुआत करेंगे, पार्ट 3 में।